हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 द डायरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो द डायरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से रिलेटेड सिलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। खासकर बिहार एपीओ मेंस के पेपर नंबर 7 माइनर 8 के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम से भी प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम के सिलेक्टेड एवं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कुछ बेसिक चीजों को देख लेते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इस एक्ट में कुल 10 धाराएं दी गई हैं, जिनको किसी भी चैप्टर्स में अध्याय में डिवाइड नहीं किया गया है। सिक्वेंस से 10 सेक्शंस दिए गए हैं और इसके जो एनेक्टमेंट डेट है, ये अधिनियमित किस तारीख को हुई थी, तो ये 20 मार्च 1961 को अधिनियमित हुई थी। यानी 20 मार्च 1961 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। एनेक्टमेंट डेट जो है 20 मार्च 1961 है। और इसकी जो प्रवर्तन तिथि है, इन्फोर्समेंट डेट जिसको कहते हैं, कि ये किस तारीख से प्रभावी हुआ, तो 1 जुलाई 1961 से ये प्रवर्तन में आया। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, तो आवश्यकता के संदर्भ में हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका जो इससे रेलिवेंट है और जो बनता है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पर आधारित है, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम किन कारणों एवं उद्देश्यों को पूर्ति हेतु पारित किया गया है और दहेज जैसी कुप्रथा को दूर करने हेतु वर्तमान विधियों का वर्णन करें। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम किन कारणों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारित किया गया, आखिर इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इस प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो इसके उत्तर को देखते हैं हम लोग कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के पारित करने के कारण एवं उद्देश्य क्या क्या हैं। तो प्राचीन काल से ही हिंदू समाज में माता पिता एवं सगे संबंधी नवविवाहिता को उसके विवाह के अवसर पर अपने सामाजिक स्थिति के अनुसार उपहार या दान के तौर पर नवविवाहिता को अपनी गृहस्थी चलाने हेतु आवश्यक साजो सामान देते थे, ताकि उनकी गृहस्थी एक सामान्य ढंग से चल सके। किंतु कालांतर में ये एक सामाजिक बुराई के रूप में बढ़ती गई। फलस्वरूप ये सामाजिक बुराई ने कई अन्य सामाजिक, आर्थिक एवं आपराधिक समस्याओं को जन्म दिया। वर्तमान परिवेश में दहेज व्यवस्था चूंकि हिंदू विवाह पद्धति के अभिन्न अंग के रूप में रही है और वर्तमान समय में एक मजबूरी बन गई है। तो दहेज के कारण ही मजबूर लड़कियां आत्महत्या करने लगीं, तो कुछ ने विवाह उपरांत प्रताड़ना के कारण आत्मदाह भी कर लिया एवं बहुत सी नवविवाहिताओं को तो दहेज के लोभी द्वारा मार भी डाला गया। तो दहेज की प्रथा को प्रथा में बदलने के कारण माता पिता द्वारा अपना सम्मान बचाने के लिए विवाह के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ा या कर्ज द्वारा पूर्ति की गई। तो वर्तमान में दहेज लेना और देना एक सामाजिक प्रतिष्ठा बन गई है। तो उपरोक्त बुराइयों को दूर करने हेतु अधिनियम पारित किया गया है। तो संसद में सन 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दहेज को परिभाषित करने के साथ साथ दहेज लेना या देना दोनों को दंडनीय बनाया गया है। चाहे कोई व्यक्ति दहेज लेता है या जो देता है, वो भी इस अधिनियम के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो विधायिका ने दहेज लेने व देने को दंडनीय बनाने के साथ साथ दहेज से संबंधित अपराधों को अजवंतीय, संज्ञेय और असमनीय अपराध की श्रेणी में रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध होंगे वो नॉन बेलेबल होंगे और कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आएंगे और उनका जो है समझौता योग्य नहीं होगा, तो असमनीय है, उसकी श्रेणी में रखा गया है। तो दहेज कुप्रथा को दूर करने हेतु वर्तमान में जो विधियां हैं उस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि दहेज की कुप्रथा को रोकने हेतु विधायिका ने निम्नलिखित विधि की व्यवस्था की है। जैसे कि जो निम्नलिखित है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में नई धारा जोड़ी गई है 304B एवं 498 को भी जोड़ा गया है। तो 304B जो है आईपीसी की धारा, उसमें दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है। तो इस धारा को हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से कोरिलेट करके पढ़ेंगे और जो 498 में प्रताड़ना दी गई है, उसी से संबंधित प्रताड़ना जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वर्णित की गई है। नेक्स्ट जो एक्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 तथा 176 में भी संशोधन किए गए हैं। और जो तीसरा एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में भी नई धाराएं जोड़ी गई हैं दहेज के संबंध में, से 113A एवं 113B को जोड़ा गया है। इसको भी हम लोग कोरिलेट करके दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत पढ़ेंगे।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अधिनियमित किया गया है और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। तो ये कुछ धाराएं हैं महिलाओं के संबंध में हैं, जो कि दहेज के संबंध में प्रताड़ना से संबंधित हैं। तो इसका स्वरूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है। इसे मात्र कानूनी प्रावधानों से नहीं रोका जा सकता है। कानूनी प्रावधानों को समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए और तर्कपूर्ण कारण देकर स्वयं समाज को आगे आना होगा, तभी इस सामाजिक बुराई को समाप्त किया जा सकता है। तो निष्कर्ष के अंतर्गत आप लोग अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, जो कि वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। तो जो भी आपके विचार हैं वो आप निष्कर्ष में दे सकते हैं अकॉर्डिंग लॉ के। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की व्यवस्था के अंतर्गत कारित किए जाने वाले अपराधों के संज्ञान एवं विचारण हेतु क्या प्रक्रिया है? दहेज लेने या मांगने के आरोप को साबित करने का भार किस पर होता है? तो इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का जो विचारण है ट्रायल। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 7 के अनुसार दहेज के संबंध में कारित जो अपराध हैं उनके संज्ञान एवं विचारण कॉग्निजेंस एवं ट्रायल की जो प्रोसीडिंग्स होगी उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 7 में। तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग पहला है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा। इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान कोई भी न्यायालय अपनी जानकारी पर या ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को पुलिस रिपोर्ट पर या अपराध से व्यथित उस व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए विधिपूर्ण होगा कि वे इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश पारित करे। संस्था या संगठन के संबंध में जो स्पष्टीकरण है, मान्यता प्राप्त कल्याण या संगठन से ऐसी कोई भी समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है जो कि इस निमित्त केंद्रीय या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो संस्था या संगठन मान्यता प्राप्त संगठन कहलाएंगे। इस तरह की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 36 जो कि अपराधों के संज्ञान हेतु परिसीमा की कोई भी बात लागू नहीं होगी। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों को होता है तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी अपराध से व्यथित व्यक्ति के द्वारा किया गया कथन उसे अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन का दायी नहीं बनाया जाएगा। पांचवा है कि साबित करने का भार किस पर होगा। तो साबित करने के भार के संबंध में दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8A में दिया गया है। तो धारा 8A के अनुसार जहां कोई भी व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई भी दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां ये साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई भी अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, क्या केवल दहेज की मांग करना ही अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संदर्भ में इसकी व्याख्या दें। तो दहेज की मांग करना ही अपराध है, तो क्या दहेज की मांग करना मात्र ही अपराध है? इसके आंसर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज की मांग करना मात्र ही अपराध होगा। धारा 4 दहेज की मांग को दंडनीय बनाती है तथा धारा 4 निम्नलिखित प्रावधान भी करती है। तो धारा 4 के जो प्रावधान है वो ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति यथास्थित वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी भी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वे ऐसी कारावास से जिसकी अवधि जो है 6 महीने से कम की नहीं होगी, किंतु जो कि 2 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकेगा से दंडनीय होगा। परंतु यदि न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से जो कि निर्णय में उल्लेखित किए जाएं तो 6 महीने से कम अवधि के कारावास का भी दंडादेश अधिरोपित कर सकेंगे। अतः धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में विधायिका ने दहेज जैसी कुप्रथा के रोकने हेतु न केवल अपराध होने की स्थिति में वरन अपराध के प्रारंभिक चरण या केवल दहेज की मांग मात्र को भी दंडनीय बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति और राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति क्या क्या है? तो केंद्र सरकार के संबंध में नियम बनाने की शक्ति जो है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 में दी गई है, और राज्य सरकार की जो नियम बनाने की शक्ति है वो धारा 10 में दी गई है। तो हम लोग
इसके आंसर्स पर नज़र डालते हैं। तो केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 9 का ये शीर्षक है, हेडिंग्स है। धारा 9 नियम बनाने की शक्ति। उपधारा 1 के अनुसार केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पालन कराने के हेतु निम्नलिखित नियम बना सकेगी। उपधारा 2 है कि विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात वह प्रारूप जिसमें वह रीति जिससे और ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा धारा 3 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट भेंटों की कोई भी सूची रखी जाएगी और उससे संबंधित सभी अन्य विषय और इस अधिनियम के प्रशासन की बाबत नीति और कार्रवाई का बेहतर समन्वय होगा। उपधारा 3 इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वे सत्र में हो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ये अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई भी परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात वे ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात वे निष्प्रभाव भी हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी भी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके संबंध में एक केस लॉ है, इनरी इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 2005 का है, क्रिमिनल LJ 2598 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों के परिपालन हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएं। उसकी धारा 3 एवं 4 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विभिन्न नियमों के विशेष संदर्भ में तथा उस प्रक्रिया में उन्हें दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है, ताकि लोक अदालतें, रेडियो प्रसारणों, टेलीविजन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से जन समुदाय की अंतः चेतना को जागृत किया जा सके। नेक्स्ट जो हेडिंग है, राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। तो राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 10 का शीर्षक है, हेडिंग्स है। इस धारा के अनुसार उपधारा 1 राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियम बना सकेगी। उपधारा 2 विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात पहला है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारियों के द्वारा धारा 8B की उपधारा 2 के अधीन पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य, वे परिसीमाएं और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8B की उपधारा 2 के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग कर सकेंगे। उपधारा 3 राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और भारतीय दंड संहिता 1860 प्लस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 तीनों को कोरिलेट करता है। इसलिए ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दहेज मृत्यु से आप क्या समझते हैं, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इसकी परिभाषा दें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दहेज मृत्यु के बारे में क्या अवधारणा की जाएगी, या इस तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि दहेज मृत्यु की परिभाषा लिखें, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दहेज मृत्यु की परिभाषा हम IPC के अंतर्गत लिखें या एविडेंस के अंतर्गत लिखें या फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत लिखें। तो आपको IPC के अंतर्गत ही दहेज मृत्यु के बारे में परिभाषा दी गई है और दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा को 1986 में एविडेंस में जोड़ा गया है और IPC में भी 1986 में ही 304B को जोड़ा गया था। और जो दहेज के संबंध में जो परिभाषा दी गई है वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दी गई है। तो इसका जो आंसर्स है आप उसको अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है IPC के अंतर्गत, एविडेंस के अंतर्गत और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत, तीनों के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके आंसर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि दहेज मृत्यु की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304B में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है और दंडनीय भी बनाया गया है।
धारा 304B को आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा जोड़ा गया है। धारा 304B के अनुसार धारा 304B की उपधारा 1 जहां किसी भी स्त्री की मृत्यु किसी दाह संस्कार से या शारीरिक क्षति के द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और ये दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार ने हिंसा की है या किसी मांग के लिए उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या पति का नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इसके संबंध में जो स्पष्टीकरण है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। उपधारा 2 जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वो ऐसे कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी से दंडित किया जाएगा। दहेज मृत्यु के जो आवश्यक तत्व है, पहला ये है कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु विवाह की तिथि से 7 वर्ष के भीतर हो जाती है तो दहेज मृत्यु कहा जाएगा। पत्नी जलने के कारण या किसी शारीरिक उपत्ति के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तीसरा है कि पत्नी की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। और चौथा जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति या उसकी किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या उसको तंग किया गया है। और पांचवा, ऐसी क्रूरता या तंग करने वाला कार्य दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में किया गया हो तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाएगा। इसके लिए जो दंड है 7 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113B का शीर्षक है, यानी 113B की जो हेडिंग्स है वो दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा से संबंधित है। तो धारा 113B को साक्ष्य अधिनियम में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा जोड़ा गया है। तो धारा 113B के अनुसार जब प्रश्न यह है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और ये दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। इसके संबंध में जो स्पष्टीकरण है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304B में दिया गया है। दहेज मृत्यु की उपधारणा के जो आवश्यक तत्व हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, वो ये हैं कि विवाहित स्त्री की हत्या की गई हो और ये हत्या किसी दहेज की मांग या उसके संबंध में हुई हो। ये तथ्य दर्शित हो कि मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग की गई है या उसके संबंध में स्त्री के साथ क्रूरता या तंग किया गया हो उसको। धारा 113B जो साक्ष्य अधिनियम 1872 की है वो दहेज मृत्यु की उपधारणा के बारे में है और जो दहेज मृत्यु की उपधारणा है वो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मिक्स्ड उपधारणा है, यानी कि मिक्स्ड प्रिजम्पशन है जिसका खंडन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। वो तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणाएं पढ़ेंगे, उसमें डिटेल समझेंगे कि खंडनीय उपधारणा क्या होती हैं, अखंडनीय उपधारणा क्या होती हैं और मिश्रित उपधारणाएं क्या होती हैं। तो साक्ष्य अधिनियम में 3 प्रकार की उपधारणाएं दी गई हैं, पहला खंडनीय, दूसरा अखंडनीय और तीसरा मिश्रित उपधारणा है। तो खंडनीय उपधारणाओं के अंतर्गत वे उपधारणाएं आती हैं जिनका न्यायालय में खंडन किया जा सकता है और अखंडनीय उपधारणाओं के अंतर्गत वे उपधारणाएं होती हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है। और जो तीसरी हैं, कुछ ऐसी उपधारणाएं होती हैं जिनका खंडन कुछ परिस्थितियों में किया जा सकता है और कुछ परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। तो उस पर हम लोग डिटेल से एविडेंस एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत क्या दहेज देने के लिए विज्ञापन देना दंडनीय है, इसकी व्याख्या करें। या इसके संबंध में एक जो समस्या है इसको देख लें। ये एक स्थानीय समाचार पत्र में ये विज्ञापन प्रकाशित करवाता है कि उसकी पुत्री डी के लिए उपयुक्त वर प्राप्त किया जा सके। विज्ञापन में ये भी प्रावधानित था कि वे अपनी पुत्री डी को उपयुक्त वर को अपनी संपदा में से आधे हिस्से एवं व्यवसाय में आधे हिस्से का भागीदार बना देगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इन्हें कोई अपराध किया है, यदि किया है तो कौन सा अपराध किया है उसको बताना है। तो जो ऊपर का क्वेश्चन है और जो नीचे का क्वेश्चन है वो सेम धाराओं पर आधारित है।
बस सिर्फ समझने का फेयर है, दोनों का आंसर सेम होगा। तो हम लोग समस्या के आधारित पर आंसर्स को देख लेते हैं और उसी के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत क्या दहेज देने के लिए विज्ञापन देना दंडनीय है, ये भी इसी में सम्मिलित हो जाएगा। तो इसके आंसर्स को हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तुत समस्या में ये ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4A के अंतर्गत प्रतिषिद्ध कार्य किया है। धारा 4A के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति पहला है कि किसी भी समाचार पत्र, समसामयिक पत्रिका में या जर्नल्स में या पत्र या किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा अपने पुत्र या पुत्री या किसी भी अन्य नातेदार के विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में अपनी संपत्ति या किसी भी धन या व्यवसाय में अंश या अन्य हित में उसे अंश का प्रस्ताव करता है, तो खंड ए में निर्दिष्ट कोई भी विज्ञापन मुद्रित या प्रकाशित या परिचालित करता है तो वे उस कारावास से जिसकी अवधि जो है 6 महीने से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से जो कि 15,000 रुपये तक का हो सकेगा से दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय पर्याप्त या विशेष कारणों से जो कि निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे ऐसी अवधि के कारावास से जो कि 6 महीने से कम अवधि की हो सकेगी का भी दंडादेश आरोपित कर सकेंगे। अतः प्रस्तुत प्रकरण में ए ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा जो है 4A में विज्ञापन पर पाबंदी के कार्य को किया है, जो कि अधिनियम की धारा 4A में उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। तो यहाँ पर धारा 4A में ये प्रावधान दिया गया है, विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है। तो जो कोई भी विज्ञापन शादी विवाह के संबंध में विज्ञापन करेगा और उसमें किसी भी चीज़ का लालच या जो है प्रतिफल रखेगा तो वे धारा 4A के अंतर्गत अपराध करेगा और जो उसके लिए दंड आरोपित किया गया है 6 महीना कम से कम और अधिकतम 5 वर्ष और या फिर जो कि जुर्माना जो कि 15,000 रुपये तक हो सकेगा से दंडनीय होगा। तो ये जो है ये ने धारा 4A के अंतर्गत अपराध किया है तो निम्न दंड से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की याचिका को प्रभावकारी बनाने हेतु दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति एवं उसके कर्तव्यों को बताएं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर्स को देख लेते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए सन 1986 में संशोधन के द्वारा धारा 8B को जोड़कर दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति एवं उसके कर्तव्यों के बारे में उपबंध किए गए हैं। तो धारा 8B के अनुसार तो 8B की उपधारा 1 राज्य सरकार को उतनी संख्या में जितनी की दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार है जितनी राज्य सरकार उचित समझे। राज्य सरकार इन अधिकारियों का क्षेत्राधिकार तथा अधिकार किन क्षेत्रों में होगा इसका भी निर्धारण कर सकती है। और उपधारा 2 है 8B की उपधारा 2 प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी के निम्नलिखित अधिकार तथा कर्तव्य होंगे। पहला ये है कि ये देखना कि इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा है समाज को दहेज लिए जाने से या दिए जाने का दुष्प्रेरण के जो कार्य हैं उसको रोकना। तीसरा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले अपराधों के अभियोजन के लिए आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करना। और चौथा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियम द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियत या अन्य अतिरिक्त कार्यों को करना। तीसरा है उपधारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां जैसी कि अधिसूचना में निर्दिष्ट हों प्रदत्त कर सकती हैं, जो कि इन शक्तियों का परिस्थितियों और शर्तों के अधीन प्रयोग करेंगे जैसा कि अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया हो उसके आधार पर। और उपधारा 4 ये कहती है कि धारा 8B की उपधारा 4 इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त दहेज प्रतिषेध अधिकारी को सहायता करने हेतु तथा सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद के गठन के लिए संगठन राज्य सरकार को करने के लिए प्राधिकृत करती है। तो सलाहकारी परिषद में कम से कम 5 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिसमें से कम 2 महिलाएं होंगी, वो सम्मिलित की जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में हम लोगों ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 द डायरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत उसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस को समझा और साथ ही साथ उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया, जो कि मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। और खासकर बिहार एपीओ मेंस में जो कि पेपर नंबर 7 है माइनर 8 का, उसके अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिनियम से प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो विशेषकर ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग SC/ST एक्ट को डिस्कस करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चंस
को देखेंगे और साथ ही साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग बिहार एपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं और बिहार एपीओ मेंस एग्जाम के अंतर्गत जो पेपर नंबर 7 है आपका माइनर एक्ट्स, उसके अंतर्गत जो आपसे 6 एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा, जैसे कि आपका आर्म्स एक्ट है, पास्को एक्ट है और करप्शन एक्ट है, SC/ST एक्ट है और डायरी एक्ट को आज हम लोगों ने पढ़ा और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट है। तो इस तरीके से जो आपके 6 एक्ट से प्रश्नों को पूछा जाएगा, उनके कंप्लीट नोट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में विद PDF के एवं 6 एक्ट की बेयर की PDF प्लस बिहार एपीओ मेंस से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स और स्पेशल वीडियोज को पाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ऑफर के तौर पर यूट्यूब चैनल सिर्फ स्टडी ऑफ लॉ पर ऑफर के तौर पर सिर्फ 159 रुपीज़ में उनको सिल्वर स्पेशल प्लान पर जाकर के ज्वाइन करना है और जितने भी बेनिफिट्स दिए गए हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस के नोट्स चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ऑफर के तौर पर गोल्डन स्पेशल प्लान 799 रुपीज़ का दिया गया है। इसको ज्वाइन करके वो लोग सभी पेपर्स के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग सिर्फ वीडियोज को देखना चाहते हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट पर जाकर के और बिहार एपीओ मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम कंप्लीट मटेरियल ओनली फॉर बिहार एपीओ के लिए जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनको सभी बिहार एपीओ मेंस से रिलेटेड वीडियोज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिनको 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं और उन लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए चैनल पर जाकर रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।